सो नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो जब हम लोग दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस को इलेक्ट्रिक सर्किट में रख देते हैं तो उनको कंबाइन करने के मेनली दो मेथड्स होते हैं। एक होता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज़ कॉम्बिनेशन वो कॉम्बिनेशन है जिसमें एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग तीन रेजिस्टेंस एज्यूम करके चल रहे हैं, R1 R2 और R3। अब इन्हीं तीनों रेजिस्टेंस को जब हम लोग सीरीज़ में लगाते हैं, सीरीज़ का मतलब होता है कि जैसे कि जो फर्स्ट वाला रेजिस्टेंस है उसका जो सेकंड हैंड है या राइट हैंड है उसको हम लोग सेकंड रेजिस्टेंस के लेफ्ट हैंड से जोड़ देते हैं। सिमिलरली R2 यानी सेकंड रेजिस्टेंस के राइट हैंड को R3 यानी थर्ड रेजिस्टेंस के लेफ्ट हैंड से कनेक्ट कर देते हैं। तो सीरीज़ का मतलब होता है एक लाइन से जोड़ना। जैसे कि ये चीज़ हम लोग देख सकते हैं, जो झालर लाइट होता है उसमें सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो भी लाइट रहता है वो लगे रहते हैं, LEDs लगे रहते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, व्हेन in an electric circuit the second terminal of first resistor is connected to the first terminal of the second resistor and the second terminal of the second resistor is connected to the first terminal of the third resistor and so on. This type of combination is known as series combination. तो first end of R1 second end of R1 is connected to the first end of R2 and similarly the second end of R2 is connected to the first terminal of R3. तो ऐसे लाइन से हम लोग जितना चाहे उतने रेजिस्टेंस को कनेक्टेड कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जो इसमें हम लोग को दो चीज़ ध्यान देना है, एक है करंट और एक है वोल्टेज। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर जैसे कि इन दिस डायग्राम फर्स्ट थ्री रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज R1 R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। तो तीन रेजिस्टेंस को हम लोगों ने सीरीज़ में कनेक्ट किया है। द करंट फ्लोइंग विल बी सेम। तो यही कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर जो करंट फ्लो होता है सर्किट के अंदर वो सेम होता है। करंट जो भी करंट फ्लो होगा इस सर्किट से वो सेम होगा। तो उसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि आई करंट जो है वो फ्लो हो रहा है इस सर्किट से। वहीं ईच पॉइंट इन द सर्किट हैज़ अ डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस, सो ईच रेजिस्टेंस विल हैव डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे पोटेंशियल जो है उसका बंटवारा हो जाएगा। तो जितने हम लोग कॉम्बिनेशन लगाते जाते हैं रेजिस्टेंस के उतने ज़्यादा उसका बंटवारा हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग तीन रेजिस्टेंस लगाएं तो जो वोल्टेज होगा, टोटल वोल्टेज, उसको तीन पार्ट्स में हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको हम लोग V1 मानेंगे, दूसरे रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको हम लोग V2 मानेंगे और जो तीसरा रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगा उसको हम लोग V3 मानेंगे। ये सर्किट डायग्राम हम लोग को क्लियरली दिख भी रहा है। अब ये तो एक सर्किट डायग्राम हो गया। अब रियल लाइफ में हम लोग सीरीज़ कॉम्बिनेशन में लाइट्स को लगा कर देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो तीनों लाइट है उनको एक सीध में लगाया गया और हम लोग देख सकते हैं जो पहला वाला लाइट है उसका कनेक्शन सेकंड वाले लाइट के फर्स्ट टर्मिनल से है। सिमिलरली जो सेकंड वाला लाइट है उसका सेकंड टर्मिनल को थर्ड वाले लाइट के पहले टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है और फिर एक ब्लैक और जो ब्लू लाइन है उससे एक फेज़ और एक न्यूट्रल वायर कनेक्ट करके इनको जलाया गया है। तो अब सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर इनको जितना भी वोल्टेज दिया जाएगा ये तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको कहते हैं डेरिवेशन। अब जब हम लोग तीनों रेजिस्टेंस को सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं तो उसका टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना निकल के आता है ये चीज़ हम लोग को भी देखना है। तो सो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 इज़ V1, वोल्टेज अक्रॉस R2 इज़ V2 एंड वोल्टेज अक्रॉस R3 इज़ V3 एंड एज़ पर ओम्स लॉ। हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू IR। तो वहाँ से अगर हम लोग V1 का वैल्यू लिखेंगे तो V1 इक्वल्स टू हो जाएगा I इंटू R1। अब I जो है वो कांस्टेंट है इसीलिए I है, I को पार्ट में डिवाइड नहीं करेंगे। पर रेजिस्टेंस जो है पहले रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो R1 है और वहीं का वोल्टेज जो है वो V1 है। तो V1 इक्वल्स टू I इंटू R1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम V2 निकालेंगे तो I तो कांस्टेंट रहेगा, R2 उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। सिमिलरली V3 भी निकालेंगे तो I कांस्टेंट एंड R3 इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ दैट रजिस्टर। नाउ अब हम लोग को जब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, वो जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस है तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस उनका सम होगा। तो V इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3। तो जो भी तीन रेजिस्टेंस है तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज V1 V2 और V3 रेस्पेक्टिवली है। तो हम लोग सबको ऐड करेंगे तो हमारा जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकल कर आ जाएगा। अब जैसे कि हम लोगों ने V1 के प्लेस में हम लोग को I इंटू R1 रखना पड़ेगा, V2 के प्लेस में I इंटू R2 रखेंगे
और V3 के प्लेस में हम लोग रखेंगे I इंटू R3। और सिमिलरली जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है यानी V, तो V के प्लेस में हम लोग I इंटू R लिख सकते हैं। अब हम लोग जैसे कि देख सकते हैं दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में से तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन है I। तो I को हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, तो ब्रैकेट में हम लोग ने जो बचा उसको लिखेंगे, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 आएगा। और यहाँ से दोनों साइड करंट जो है वो कैंसिल आउट होके R इक्वल्स टू आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। और हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट होता है ओम। तो इस तरीके से जब हम लोग रेजिस्टेंस को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो जितना भी रेजिस्टेंस आएगा सबको हम लोग को आसानी से ऐडअप कर सकते हैं। मतलब अगर हम लोग 4 या 5 रेजिस्टेंस भी लगाए तो सबको सीरीज़ में एक साथ जोड़ देना होता है। तो जो भी रेजिस्टेंस, अगर मान लो हम लोग 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं, तीनों 3 ओम के हैं, तो यहाँ पे अगर सीरीज़ में उसका कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आएगा 3 प्लस 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 9 ओम। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से रेजिस्टेंस को सीरीज़ में कनेक्ट करके उनका टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं और वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो भी वहाँ से करंट फ्लो हो रहा है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन। अच्छा, अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन का ड्रॉबैक क्या होता है। ड्रॉबैक यानी डिसएडवांटेज। सीरीज़ कॉम्बिनेशन अगर हम लोग घर के इक्विपमेंट्स को सीरीज़ में लगा दें तो क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। तो जब इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन इफ़ एनी कंपोनेंट ऑफ द सर्किट माल फंक्शंस द फ्लो ऑफ करंट इज़ ब्रोकन एट दैट पॉइंट एंड द होल सर्किट बिकम्स डिफेक्टिव एंड नो कंपोनेंट वर्क। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि जैसे ही अगर करंट का फ्लो जब सर्किट में बराबर होगा या फ्लो होते रहेगा तब कोई परेशानी नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही अगर किसी जगह पे तार कट गया या कोई सा भी एक इक्विपमेंट माल फंक्शन करता है, माल फंक्शन मतलब ख़राब होना, तो जैसे जो झालर लाइट होता है, एलईडी लाइट, उनमें से एक भी बल्ब जो है या एक जगह का तार कट गया, एक बल्ब जो है ख़राब हो गया, तो उनके कारण ऐसा होगा कि जो लाइट रहता है वो आगे का लाइट जलेगा ही नहीं। तो हम लोग देखते हैं ये झालर लाइट में कि अगर तार कट गया तो पूरा का पूरा जो लाइट होता है वो बंद हो जाता है। ये पहले के झालर लाइट में होता था। आजकल तो सीरीज़ और पैरेलल का कॉम्बिनेशन तैयार किया जाता है, इस कारण से वो ऐसा नहीं होता है। एक के फ्यूज़ होने पर बाकी सब चलते रहते हैं। पर जो पुराने हम लोग झालर लाइट यूज़ करते थे उन सब में ऐसा ही होता था। अब यही कारण है कि हमारे जितने भी घर के इक्विपमेंट्स हैं इसको हम लोग सीरीज़ में नहीं लगाते हैं। अगर हम लोग घर के इक्विपमेंट जैसे कि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी सबको सीरीज़ में लगा दें, तो अगर मान लो कि हमारा टीवी जो है वो ख़राब हो गया किसी भी कारण से, तो अगर टीवी ख़राब हो गया तो टीवी के बाद जितने भी हम लोग इक्विपमेंट्स लगाएंगे वो कोई भी काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो करंट है वो टीवी तक आएगा और वहीं पर रुक जाएगा और आगे सर्किट में करंट फ्लो ही नहीं हो पाएगा, जिस कारण से जो भी इक्विपमेंट है वो फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे या बुरी तरीके से बंद हो जाएंगे। तो अब सीरीज़ कॉम्बिनेशन के बाद अगला टॉपिक है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है ये भी रेजिस्टेंस को लगाने का एक सेकंड वे होता है। इस वे में हम लोग इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द फर्स्ट एंड ऑफ ऑल रजिस्टर्स इन द सर्किट आर जॉइंट टू वन पॉइंट एंड द लास्ट एंड ऑफ द रजिस्टर टू अनदर पॉइंट ऑफ द सर्किट। तो इसमें जैसे कि हम लोग सर्किट डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग 2 पॉइंट ले लेंगे ए और बी, और जितनी भी रेजिस्टेंस है उनके एक एंड को यानी फर्स्ट एंड को हम लोग ए पॉइंट से कनेक्टेड कर देंगे, और जो भी रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस का जो सेकंड टर्मिनल है उसको हम लोग बी पॉइंट से कनेक्टेड कर देंगे। तो यहाँ पे मेन जो पॉइंट्स आ जाएंगे वो ए और बी होगा। तो इस तरीके से पैरेलल में कंबाइन किया जाता है रेजिस्टेंस को। अब वही जो हम लोग एज्यूम किए थे कि पहला रेजिस्टेंस को R1 ले लेते हैं, सेकंड रेजिस्टेंस को R2 ले लेते हैं और थर्ड रेजिस्टेंस को R3 लेते हैं। अब यहाँ पे होगा ये कि पिछले सीरीज़ में हम लोगों ने देखा था करंट जो है वो कांस्टेंट था, पर इस केस में वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। तो कॉन्स्टेंटली जितना भी वोल्टेज हम लोग बैटरी, सेल या जो भी हमारे सप्लाई से हम लोग प्रोवाइड करेंगे, AC सप्लाई, DC सप्लाई, जिससे भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे सर्किट को, तो जितना वोल्टेज उस सप्लाई का होगा, सप्लाई वोल्टेज जो है वो सबको बराबर सबको मिलेगा। जैसे अगर मान लेते हैं हमारे घर की बात कर लेते हैं, तो हमारे घर में 220 वोल्ट 210 टू 220 वोल्ट आता है, तो 210 से लेकर 220 वोल्ट हर एक इक्विपमेंट को मिलेगा। जैसे अगर हम लोग बल्ब लगा लेते हैं, LED बल्ब लगा लेते हैं, या कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC सब के सबको 210 से 220 वोल्ट जो भी हमारे घर में आता है वो सबको इंडिविजुअली मिलेगा, और फिर जितना उनका इनपुट होगा वो अपने इनपुट के हिसाब से वोल्टेज ले लेंगे। अब
अच्छा, अब यहाँ पे वोल्टेज जो है वो तो कांस्टेंट होगा, लेकिन करंट जो है वो 3 पार्ट्स में या 3 या जितने भी इक्विपमेंट्स हमारे हम लगाएंगे उतने पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम लोग 3 लगाए हैं, 3 रेजिस्टेंस को लगाए हैं, तो करंट जो है वो 3 हिस्सों में बँट जाएगा। करंट को फ्लो होने के लिए 3 डायरेक्शन मिल जाएंगे, पर वोल्टेज जो है वो सब के अक्रॉस वी ही बना रहेगा। तो यही लिखा हुआ है, इन दिस फिगर देयर आर 3 रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली एंड आर जॉइंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो R1, R2 और R3 को हम लोगों ने पैरेलल कॉम्बिनेशन में ज्वाइन किया है। इस सर्किट के अंदर बैटरी, स्विच, अमीटर और वोल्ट मीटर को हम लोगों ने ऐड किया है। इन पैरेलल सर्किट ईच रजिस्टर हैव सम पोटेंशियल डिफरेंस बट द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग ईच रजिस्टर इज़ डिफरेंट। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा, लेकिन जो करंट है वो अलग अलग रजिस्टर का अलग अलग होगा। सो इन द R1, R2 एंड R3 अब हम लोग जो वैल्यू चेंज हो रहा है उसको लिख लेते हैं। यानी कि पहला रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट होगा वो I1 होगा, सेकेंड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट होगा वो I2 होगा, और थर्ड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो भी करंट होगा वो I3 होगा। तो इसको हम लोग एक लाइव एग्जांपल से भी देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वही जो पिछले बार में हम लोगों ने 3 बल्ब लिया था, अब पिछले बार हम लोगों ने सीरीज़ में कनेक्ट किया था, उसी को हम लोग अब पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। तो देख सकते हैं हम लोग जो तीनों बल्ब हैं उनका फर्स्ट एंड को हम लोग एक कॉमन पॉइंट जो ब्लैक से आपको दिख भी रहा होगा, ब्लैक से कनेक्टेड कर दिया। एक कॉमन पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट को हम लोग ए एज्यूम कर लेते हैं, और यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है जो ब्लू कनेक्टेड है उसको हम लोग बी पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ से जैसे ही हम लोग जो भी सप्लाई वोल्टेज इसको प्रोवाइड करेंगे तो वोल्टेज जो है वो तीनों को बराबर मिलेगा, और तीनों जो है अपने फुल इंटेंसिटी के साथ ग्लो कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो जो ज़्यादा वोल्टेज का बल्ब रहेगा, जो जितने पावर का बल्ब होगा वो उतना बिजली कंज्यूम कर लेगा, और जो बाकी वाले हैं उनको नहीं मिल पाएगा। तो जब हम लोग पैरेलल में कंबाइन करते हैं तो होगा ये कि सबको जितना 220 वोल्ट 240 वोल्ट जितना भी उनको हम लोग इनपुट देंगे उतना उनको बराबर मिलेगा। फिर वो अपनी नीड के हिसाब से जितना वोल्टेज वो कंज्यूम करते हैं उतना इनपुट वो लेगा और हम लोग को मैक्सिमम आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो होप आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की या टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है। तो फिर वही ओम्स लॉ हम लोग जानते हैं, V=IR, लेकिन अब उसको थोड़ा सा तोड़ते हैं, और आई के लिए जब हम लोग इक्वेट करेंगे तो I= क्या हो जाएगा, V/R। तो सिमिलरली अब I1 क्या हो जाएगा, V/R1, क्योंकि V कांस्टेंट है। सिमिलरली I2 हो जाएगा V/R2, क्योंकि फिर से V कांस्टेंट है, और R2 इज़ द रेजिस्टेंस अक्रॉस सेकेंड रजिस्टर, एंड I3 विल बी इक्वल टू V/R3। तो R3 जो है वो थर्ड रजिस्टर के अक्रॉस रेजिस्टेंस है। तो I1, I2 और I3 का वैल्यू हम लोग को मिल गया। अब वही जो ओम्स लॉ से हम लोगों ने V=IR लिखा था, वहाँ से I=V/R लिख सकते हैं। सो I= क्या हो जाएगा, I1 + I2 + I3 इन पैरेलल सर्किट टोटल करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल करंट इन ईच रजिस्टर। जैसे सीरीज़ में हम लोगों ने देखा था तो टोटल पोटेंशियल था वो इंडिविजुअल जो रजिस्टर का पोटेंशियल था उनके सम के बराबर था। तो यहाँ पे हम लोग करंट चेंज हो रहा है तो करंट को भी हम लोग को ऐड अप करना पड़ेगा। तो करंट I= या टोटल करंट ऑफ द सर्किट विल बी इक्वल्स टू I1 + I2 + I3 हो जाएगा। तो I= क्या है, I1 + I2 + I3। सिमिलरली अब हम लोग वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से हम लोग I के प्लेस पे V/R लिखेंगे, I1 के प्लेस पे V/R1 लिखेंगे, I2 के प्लेस पे V/R2 लिखेंगे, और I3 के प्लेस में V/R3 लिखेंगे। और जैसे ही हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे V/R रहेगा, और राइट हैंड साइड पे जो कॉमन है यानी कि V, तो V को कॉमन निकाल लेते हैं तो बचेगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। उसके बाद जो V और V को कैंसिल आउट करने पर हम लोग को मिल जाएगा 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो इसका मतलब ये है कि जब हम लोग रेजिस्टेंस को पैरेलली कंबाइन करते हैं और उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है, तो जो भी रेजिस्टेंसेस की वैल्यू दी होंगी उसको 1/R1 R2 R3 करना पड़ेगा, सबको ऐडअप करना पड़ेगा, फिर जाके 1/R की वैल्यू आएगी, और इसी को हम लोग फिर ट्रांसपोज करेंगे यानी ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। तो R= एक फॉर्मूला आता है